नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 3 मई 2026, दिन रविवार और आज की हिंदी तिथि है ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष द्वितीया। तो दोस्तों अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। ये दिन पत्रकारों की आज़ादी और उनके काम के सम्मान के लिए मनाया जाता है, क्योंकि एक फ्री प्रेस ही सच को सामने लाती है और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। और आज एक मज़ेदार बात भी है, आज वर्ल्ड लाफ्टर डे भी मनाया जाता है, जो मई के पहले रविवार को आता है। इस दिन लोगों को हंसने और खुश रहने का मैसेज दिया जाता है, क्योंकि लाफ्टर भी एक तरह की थेरेपी है। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बीसीसीआई ने आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया की 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। टीम की कप्तानी करेंगी हरमनप्रीत कौर, जबकि स्मृति मंधाना को वाइस कैप्टन बनाया गया है। टीम में कई बड़े और अनुभवी नाम शामिल हैं, जैसे सफाली वर्मा, जेमिना रोड्रिगोज, ऋचा घोष जो कि विकेट कीपर है, दीप्ति शर्मा। इसके साथ ही टीम में युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है, जैसे नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, श्रियंका पाटिल, श्रीचरणी, यशिका भाटिया, भारती फुलमली। इस स्क्वाड में एक्सपीरियंस और यूथ का शानदार बैलेंस देखने को मिल रहा है, जो टीम इंडिया को टूर्नामेंट में मजबूत दावेदार बनाता है। अब सभी की नज़रें इसी बात पर टिकी हैं कि वीमेन इन ब्लू वर्ल्ड कप में कैसा प्रदर्शन करती हैं। ऊर्जा और विदेश से जुड़ी कई अहम अपडेट सामने आई हैं, जो देश की सप्लाई और सुरक्षा से सीधी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस की बात करें तो मार्च 2026 से अब तक करीब 5,96,000 पीएनजी कनेक्शंस सक्रिय किए जा चुके हैं। साथ ही 2,68,000 नए कनेक्शनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है और करीब 6,66,000 नए उपभोक्ता रजिस्टर किए गए हैं। यह दिखाता है कि देश में क्लीन एनर्जी एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है। अब इंडस्ट्रियल सप्लाई की बात करें तो देश की रिफाइनरीज ने केमिकल, फार्मा और पेंट इंडस्ट्री के लिए 10,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा प्रोपिलीन और 1,200 मीट्रिक टन से ज़्यादा ब्यूटिल एक्रिलेट की सप्लाई की है। यह सप्लाई मुंबई, कोची, वाईजैग, चेन्नई, मथुरा और गुजरात रिफाइनरीज से हुई हैं। वहीं गल्फ रीजन से जुड़ी एक बड़ी राहत की खबर है कि अब तक 2,922 से ज़्यादा भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है, जिनमें से 30 लोगों को पिछले 24 घंटे में रेस्क्यू किया गया है। इस पूरे मामले में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया लगातार नज़र बनाए हुए है और गल्फ और वेस्ट एशिया की स्थिति को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। ये सभी अपडेट दिखाते हैं कि एक तरफ देश एनर्जी और इंडस्ट्री में मजबूत हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने नागरिकों की सुरक्षा भी प्राथमिकता पर रखी जा रही है। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस में रिपोलिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। शाम 5 बजे तक करीब 86.90% मतदान दर्ज किया गया है। इतनी ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज यह दिखाती है कि लोगों में चुनाव को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रिपोलिंग उन इलाकों में कराई गई है जहां पहले चरण में गड़बड़ी या शिकायतें सामने आई थी, ताकि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जा सके। प्रशासन और चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, जिससे शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित हो सके। अब सभी की नज़रें फाइनल वोटिंग परसेंटेज और आने वाले नतीजों पर टिकी है, जो राज्य की राजनीति की दिशा तय करेंगे। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए एक और बड़ा टेक्नोलॉजी कदम उठाया है। इंडियन रेलवेज ने AI पावर्ड असिस्टेंट्स लॉन्च किए हैं, भोलू मिनी और भोलू मैक्स। भोलू मिनी एक तेलुगु वॉइस असिस्टेंट है, जिसे तेलंगाना के मलकाजगिरी स्टेशन पर डिप्लॉय किया गया है। वहीं भोलू मैक्स एक मल्टीलिंगुअल स्मार्ट कियोस्क है, जो काचेगुड़ा स्टेशन पर लगाया गया है। इन AI असिस्टेंट्स की खासियत है कि यात्री अब रियल टाइम ट्रेन और स्टेशन इन्फॉर्मेशन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, वो भी वॉइस कमांड और टच स्क्रीन के जरिए। ये सिस्टम कई भाषाओं में जानकारी देता है, जिससे अलग अलग राज्यों के यात्रियों को काफ़ी मदद मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य है रेलवे यात्रा को ज़्यादा आसान, स्मार्ट और यूज़र फ्रेंडली बनाना। ये कदम दिखाता है कि इंडियन रेलवेज अब तेज़ी से डिजिटल और AI टेक्नोलॉजी को अपना रहा है, ताकि यात्रियों का अनुभव और बेहतर बनाया जा सके। स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत ने एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि हासिल की है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली ने देश का पहला पोर्टेबल बेडसाइड MRI सिस्टम लॉन्च किया है। ये नई तकनीक खास तौर पर क्रिटिकली बीमार पेशेंट्स के लिए तैयार की गई है, यानी ICU, इमरजेंसी और न्यूरो सर्जरी जैसे सेंसिटिव केसेस में तुरंत ब्रेन इमेजिंग संभव होगी। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है कि अब मरीज को MRI के लिए अलग से रूम या मशीन तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह मशीन सीधे मरीज के पास लगाई जा सकती है। यह एक अल्ट्रा लो फील्ड MRI डिवाइस है,
जिसे आसानी से व्हील करके आईसीयू या वार्ड तक पहुंचाया जा सकता है। इससे फ़ायदा यह होगा कि गंभीर मरीजों को शिफ्ट करने का जोखिम कम होगा, डायग्नोसिस तेज़ी से होगा और ट्रीटमेंट में डिले नहीं होगा। यह इनोवेशन हेल्थ केयर सिस्टम को और तेज, सुरक्षित और इफिशिएंट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह दिखाता है कि भारत मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने एक बार फिर दुनिया में अपना परचम लहरा दिया है। इस बार समुद्र के अंदर राधानगर बीच पर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज पानी के नीचे अनफर्ल किया गया, यानी कि खोला गया, और इसके साथ ही देश ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया। इस ऐतिहासिक मिशन में कुल 223 डाइवर शामिल थे, जिनमें इंडियन नेवी, पुलिस और अन्य एजेंसियों के जवान भी शामिल थे। समुद्र के अंदर इतने बड़े स्तर पर राष्ट्रीय ध्वज को अनफर्ल करना एक बेहद चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन टीम वर्क, स्किल और डेडिकेशन के दम पर इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ये उपलब्धि न सिर्फ भारत की तकनीकी क्षमता दिखाती है, बल्कि देशभक्ति और एकता का भी शानदार उदाहरण पेश करती है। ये पल हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक बन गया है। उत्तर प्रदेश में सेंसस 2027 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य में जनगणना का पहला चरण 22 मई से शुरू होने जा रहा है। ये पहला फेज हाउस लिस्टिंग पर आधारित होगा, यानी हर घर की बेसिक जानकारी इकट्ठा की जाएगी। खास बात यह है कि इस बार लोगों को सेल्फ इनुमरेशन की सुविधा भी दी गई है। नागरिक 7 मई से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद अपनी जानकारी भर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें एक यूनिक कोड मिलेगा, जिसे घर पर आने वाले इनुमरेटर को दिखाना जरूरी होगा। सेंसस ऑपरेशंस की स्टेट डायरेक्टर शीतल वर्मा ने बताया कि हाउस लिस्टिंग फेज 22 मई से 20 जून तक चलेगा और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य को करीब 3,90,000 इनुमरेशन ब्लॉक्स में बांटा गया है, जहां इनुमरेटर्स घर घर जाकर डाटा कलेक्ट करेंगे। इसके बाद दूसरा फेज शुरू होगा, जिसमें हर व्यक्ति की जानकारी जुटाई जाएगी, चाहे वह घर में रहता हो, संस्थान में रहता हो या फिर होमलेस हो। इस फेज में रिलीजन, कास्ट, लिटरेसी और अन्य पर्सनल डिटेल्स दर्ज किए जाएंगे। ये जनगणना सरकार की फ्यूचर प्लानिंग और पॉलिसीज तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। हरियाणा के गवर्नर असीम कुमार घोष ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लेह में सेक्रेड एक्सपोजिशन ऑफ द हॉली रिलीक्स ऑफ द तथागता का आयोजन शुरू हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन पर खुशी जताते हुए कहा कि पिपरवाहा स्तूपा से जुड़े भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष उनके अमर संदेशों का प्रतीक है। यह प्रदर्शनी 14 मई तक लेह में जारी रहेगी और इसके बाद जंस्कर क्षेत्र में भी ले जाई जाएगी। ये आयोजन न सिर्फ आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत और बौद्ध परंपरा को भी मजबूत करता है। इससे लोगों को भगवान बुद्ध के विचारों और उनके संदेशों को करीब से समझने का मौका मिलेगा। भारत और म्यांमार के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दौरा शुरू हुआ है। चीफ ऑफ द नवल स्टाफ दिनेश कुमार त्रिपाठी कल से 4 दिन के आधिकारिक दौरे पर म्यांमार पहुंचे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार इस दौरे के दौरान एडमिरल त्रिपाठी म्यांमार के कमांडर इन चीफ येवुन ओ और डिफेंस मिनिस्टर उहतुन अंग के साथ महत्वपूर्ण बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे। इन बैठकों में दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये दौरा इंडिया और म्यांमार के बीच लंबे समय से चले आ रहे भरोसे और सहयोग को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। खासकर मैरीटाइम सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए यह इंगेजमेंट काफ़ी अहम है। देश भर में मौसम को लेकर एक अहम अलर्ट जारी किया गया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। आईएमडी के अनुसार असम, मेघालय, सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला और माही में भी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं कुछ राज्यों में आंधी, बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी भी दी गई है। इसमें शामिल हैं जम्मू एंड कश्मीर, ईस्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कोस्टल आंध्र प्रदेश। दूसरी तरफ कोस्टल आंध्र प्रदेश, कोस्टल कर्नाटका और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में गर्मी और उष्ण बनी रहेगी। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें।
रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। इंडियन रेलवेज ने 895 करोड़ से ज़्यादा के बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य रेलवे ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और मेट्रो रेल सिस्टम्स की क्षमता बढ़ाना है। कोलकाता मेट्रो को भी बड़ा फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत करीब 671 करोड़ कोलकाता मेट्रो के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर खर्च होंगे। इसमें 7 नए ट्रैक्शन सब स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनकी लागत करीब 291 करोड़ से ज़्यादा होगी। खास बात यह है कि पहले कोलकाता मेट्रो हर 5 मिनट में ट्रेन चलाने के लिए डिजाइन थी, लेकिन अब यह 2.5 मिनट के अंतराल पर ट्रेन चलाने में सक्षम होगी, यानी यात्रियों को ज़्यादा तेज और बेहतर सेवा मिलेगी। इसके अलावा करीब 223 करोड़ का एक और प्रोजेक्ट मधुकुंडा दामोदर सेक्शन में नया रेलवे ब्रिज बनाने के लिए मंजूर किया गया है। इसके साथ ही यार्ड रीमॉडलिंग और ट्रैक सुधार भी किए जाएंगे। ये सभी प्रोजेक्ट्स रेलवे को ज़्यादा सुरक्षित, आधुनिक और सक्षम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं। इससे यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और ओवरऑल रेलवे नेटवर्क की इफिशियंसी भी बेहतर होगी। भारत की कूटनीति को मजबूत करने की दिशा में एक अहम विदेश दौरा शुरू हो गया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर कल से जमाइका, सूरीनेम और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के दौरे पर निकल चुके हैं। ये दौरा 2 मई से 10 मई 2026 तक चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया के अनुसार इस दौरान डॉक्टर जयशंकर इन तीनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने, ट्रेड, कोऑपरेशन और पार्टनरशिप बढ़ाने और रीजनल व ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये दौरा कैरिबियन क्षेत्र में भारत की प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस को और मजबूत करेगा। साथ ही ये दिखाता है कि भारत ग्लोबल डिप्लोमेसी में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है और आने वाले दिनों में इन बैठकों से कई नए सहयोग के रास्ते खुलने की उम्मीद है। वेस्ट एशिया के बढ़ते तनाव को लेकर एक अहम बयान सामने आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर के भारत में प्रतिनिधि अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने बेंगलुरु में कहा कि ईरान और इजराइल यूएस एलियंस के बीच मौजूदा स्थिति नो वॉर नो पीस जैसी है। उन्होंने कहा कि ईरान इस संघर्ष को नहीं चाहता था, लेकिन लगातार हमलों के चलते जवाब देना ज़रूरी हो गया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बातचीत यानी नेगोशिएशंस अभी भी जारी रह सकती हैं। अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने तुरंत डी एस्केलेशन की अपील की है और कहा कि ग्लोबल स्टेबिलिटी इस बात पर निर्भर करेगी कि जिन्होंने संघर्ष शुरू किया वे क्या कदम उठाते हैं। ये बयान वेस्ट एशिया में जारी तनाव के बीच डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस की ज़रूरत को और मजबूत करता है। इससे साफ है कि दुनिया की नज़रें अब इस संघर्ष के अगले कदम पर टिकी हैं। वेस्ट एशिया में जारी तनाव के बीच ग्लोबल शिपिंग पर बड़ा असर पड़ता नजर आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने दुनिया भर की शिपिंग कंपनीज को एक सख्त चेतावनी जारी की है। कहा गया है कि अगर किसी कंपनी ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने के लिए कोई पेमेंट किया तो उस पर सैंक्शंस लग सकते हैं। ये चेतावनी यूएस के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल द्वारा जारी की गई है, जिसका उद्देश्य है ईरान पर दबाव बढ़ाना। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सामान्य शिपिंग ट्रैफिक को प्रभावित किया था और कुछ जहाज़ों को अपने कोस्टल रूट से गुजरने की अनुमति दी, लेकिन इसके बदले कुछ मामलों में शुल्क भी वसूला गया। यूएस ने इस सिस्टम को टूल बूथ बताया है और साफ कहा कि जो भी कंपनी इस तरह का पेमेंट करेगी वह सैंक्शंस के दायरे में आ सकती है। इसके जवाब में यूएस ने 13 अप्रैल से नवल ब्लॉकेड भी लागू कर रखा है, जिसके तहत ईरानियन ऑयल टैंकर्स को बाहर निकलने से रोका जा रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार अब तक 45 कमर्शियल शिप्स को वापस लौटाया गया है। ये पूरा घटनाक्रम ग्लोबल ट्रेड और ऑयल सप्लाई पर गहरा असर डाल सकता है और आने वाले समय में स्थिति और ज़्यादा संवेदनशील बन सकती है। वेस्ट एशिया में जारी टकराव का असर अब सीधे ईरान की इकोनॉमी पर दिखने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस नेवी द्वारा लगाए गए ब्लॉकेट के कारण ईरान को करीब $4.8 बिलियन का नुकसान हुआ है। ये जानकारी पेंटागन के आकलन के आधार पर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि 2 ऑयल टैंकर्स जब्त किए गए हैं और करीब 31 टैंकर, जिनमें 53 मिलियन बैरल्स तेल भरा है, अभी भी गल्फ क्षेत्र में फंसे हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि कई जहाज अब यूएस कार्रवाई के डर से लंबा और महंगा रूट अपनाने को मजबूर हैं। खास तौर पर चाइना तक ऑयल पहुंचाने के लिए शिपिंग पैटर्न बदल रहा है। ये ब्लॉकेड यूएस द्वारा ईरान पर दबाव बनाने के लिए लगाया गया था ताकि वह सीज फायर एग्रीमेंट को स्वीकार करे। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ चल रही मिलिट्री एक्शन अब समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 7 अप्रैल 2026 के बाद से कोई फायरिंग नहीं हुई है और 28 फरवरी से शुरू हुई लड़ाई अब खत्म हो गई है। ये कदम यूएस के वार पावर्स रिसोल्यूशन के तहत 60 दिन की सीमा पूरी होने के बाद लिया गया है, लेकिन ज़मीनी हालात देखें तो ब्लॉकेड अभी भी जारी है, ऑयल सप्लाई प्रभावित है और तनाव पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। यानी हालात अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं कहे जा सकते।
सर्राफा बाजार से आज की ताज़ा अपडेट है कि सोना और चांदी के दाम में हल्का बदलाव देखने को मिला है। 24 कैरेट सोने की कीमत आज करीब 15,093 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई है, यानी 10 ग्राम सोना लगभग 1,50,930 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब चांदी की बात करें तो आज चांदी का भाव लगभग 255 रुपये प्रति ग्राम बना हुआ है, यानी 1 किलो चांदी लगभग 2,55,000 के आसपास मार्केट में कारोबार कर रही है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।